हे गाइस व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जैसा मैंने आपको बता चुका। तो वो टॉपिक है बोर्स मॉडल। तो चलिए यार बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है बोर के पोस्टुलेट्स। तो यार उस मॉडल को जानने से पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि उसके पोस्टुलेट्स क्या थे। तो यार चीज़ें कुछ इस तरीके से शुरू होती है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो यार मैं थोड़ा सा पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। सो यार ये दिखाता है कि अगर ये एक न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये ऑर्बिट सर्कुलर होगी। मतलब ये बताता है कि मोशन सर्कुलर मोशन होगा। हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे इस चीज़ के थ्रू, एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी इमेंस इंपॉर्टेंस की है, तो इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना। द ऑर्बिट रेडियस कैन टेक अप ओनली सम स्पेशल वैल्यूज। Now this is one of those facts which Rutherford didn't cover, and probably this differentiates between Bohr's model and Rutherford's model. So this is quite important. The energy of the atom has a definite value in a given stationary orbit. तो यार देख सकते हो तुम, यार हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन लिख रखी है। तो यार ये कुछ डेफिनेट वैल्यू है, सर्टेनली ये वही बता रहा है। द एंगुलर मोमेंटम L of an electron is L equal to nh/2 pi. This is by far the most important postulate given by Bohr. अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो, बोर ने जो ये पोस्टुलेट दिया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, क्योंकि यार ये एक मैथमेटिकल थिंग है और मैथमेटिकल चीज़ें फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर भाई तुम्हें मैथ्स में कोई थोड़ा भी हेल्प कर रहा है फिजिक्स में, बोर भाई साहब ने किया अपने इस पोस्टुलेट के थ्रू, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार ये बोर्स मॉडल से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। यार मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें एक एक करके लिख लो। अब मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले डिराइव करके दिखाऊंगा। देखो यार बोर्ड्स में तो डेरिवेशंस आते ही है। जेई मेन और जेई एडवांस में हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इनके जगह कोई दूसरा चीज दे दिया जाए। तो यार ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डेरिवेशन का सहारा लेते हैं, हम चीजें डिराइव करके देखते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं इस चीज को। तो यार डेरिवेशन देखते हैं। तो मैंने डिराइव कर रखा था पहले से तुम्हारे लिए, बट फिर से कर देता हूँ क्लीनली ताकि तुम्हें चीजें समझ आ जाए। देखो मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये हमारा ऑर्बिट है, या न्यूक्लियस बीच में होगा, पार्डन माय ड्राइंग। ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये अपना न्यूक्लियस है। अब मान लो न्यूक्लियस में चार्ज Ze है। अब Ze मतलब क्या हो गया यार, Ze मतलब ये हो गया कि इसमें Z प्रोटॉन्स है। क्यों यार, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो अनचार्ज होते हैं और Z प्रोटॉन्स है, मतलब इसकी एटॉमिक नंबर Z है। अब यार चीजों को देखते हैं थोड़े से। यार जब तुम देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो तुम्हें पता है कि उस पर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इस डायरेक्शन में होता है, और इस फोर्स को बैलेंस करता है एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यार अगर बॉडी एक सर्कल में घूम रही है तो वो रेडियल डायरेक्शन में रेस्ट में होनी चाहिए। मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने वो रेड एरोज बनाया उस डायरेक्शन में बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए। मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो सर्कुलर मोशन के बैरियर को तोड़ देगा, एलिप्टिकल हो जाएगा मोशन, या फिर एक पैराबोला या फिर हाइपरबोला में मूव करने लगेगी बॉडी। तो यार ऐसे केसेस में हम लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और यार ये जो चीज है ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा mv²/r के बराबर होता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कोई एजेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहां पे यार वो एजेंट kZe²/r², मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहां से r और r कैंसिल करते हैं हम, तो mv² इज इक्वल टू kZe²/r। यार इतनी चीजें अगर तुम्हें समझ आ रही है तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास v और r दोनों हैं। तो यार अगर हम इसी एक को एलिमिनेट कर दे तो हम या तो v या तो यार r खोज सकते हैं। तो यार हमें एक इक्वेशन लाना पड़ेगा, बट वो इक्वेशन हम कहाँ से ला सकते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास और किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है।
तो यार यहाँ पे हमारे काम आता है बोर का पोस्टुलेट। अगर तुम याद करो पिछले स्लाइड में फोर्थ पॉइंट जो था, फोर्थ बोर पोस्टुलेट, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई वेर एन इज द शेल नंबर। तो यार अभी क्या होगा, देखो ये एम वी आर है, ये एन एच बाई टू पाई के इक्वल है। तो यार यहां से तुम v लिख सकते हो एन एच बाई टू पाई एम आर, और जब तुम इस v की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट करोगे तब तुम्हारे पास सारे एक्सप्रेशंस आते जाएंगे। तो यार अब तो ये चीज काफी सिंपल सा हो गया है, क्योंकि बस सब्स्टिट्यूशन करना है। ये चीज मैं तुम पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी स्पून फीडिंग कर लूँ तो तुम डेरिवेशन कभी नहीं करोगे, बट डेरिवेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में, तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी। तो यार चलो वापस चलते हो स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो यार डी स्क्वेयर बाई टू एप्सिलॉन नॉट एन एच, इस तरीके की चीजें है। तो यार इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं वो बताता हूँ। तो यार इसमें इंपॉर्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी किस प्रकार से दी गई है तुम्हें। यहाँ पे z बाई एन है, रेडियस में एन स्क्वेयर बाई जेड है, और एनर्जी में z स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर है। तो यार इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो और यार एक और चीज़ मैं अगर तुम्हें बताऊं कि अगर तुम पी और के करोगे तो टोटल एनर्जी जो है वो आ जाएगी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, मतलब वो -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर आ जाएगी। एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हम निकालेंगे डिफरेंट वेवलेंथ्स इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो चलो यार बोर्स मॉडल में तो सिर्फ इतना ही था, ये डेरिवेशन तुमने देख लिया। अब चलते यार तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पे। अगर तुम्हें वो फॉर्मूला याद है, देखो यार मेरे जो वीडियोस होंगे वो काफ़ी शॉर्ट होंगे, 10 से 15 मिनट के वीडियोस होंगे, और कोई अगर यही चीज़ तुम्हें 1 घंटे में बता रहा है तुम्हें ये लग सकता है कि इतनी जल्दी ये चीज़ें कैसे ख़त्म हो गई। बट यार मेरा जो लेक्चर सीरीज़ है उसका सबसे बड़ा मोटो ही यही है कि वो कम से कम टाइम में कितना इफेक्टिव चीज़ बता रहा है जो कि एग्ज़ाम में आए, एक्चुअली वो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। मैं तुम्हें अगर 12 चीज़ें और बता दूँ और वो तुम दिमाग में नहीं रख पाओ, वो एग्ज़ाम में आए नहीं, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यार कम चीज़ें देखो, इफेक्टिव चीज़ें देखो। तो चलो यार ये है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले बात करते हैं एमिशन होता क्यों है। तो यार एमिशन इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस होती है ऑर्बिट्स के बीच में। किसी भी चीज़ का कोई कारण होता है ना, ऐसे ही तो कुछ भी नहीं हो जाएगा दुनिया में। न्यूक्लियस यार काफ़ी अजीब सा बन गया है तो उसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये अपना शेल 1 है, ये अपना शेल 2 है, यानी कि मतलब ये के शेल, एल शेल, इस तरह की नेमिंग होती है यार, वो सब का कोई मतलब है नहीं। वो सब चीज़ें ऐसी बेकार में है, वो तुमसे कभी कोई पूछेगा भी नहीं के शेल कौन सी, एल शेल कौन सी है। तुम्हें पता होनी चाहिए वो चीज़ें कि ये के है, ये एल है, ये एम है, इन तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। ये अपना न्यूक्लियस भाई साहब है। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है, ठीक है, समझ रहे हो क्या मेरी बात को। तो यार वो एमिशन करेगा। अब एमिशन क्यों करेगा यार, क्योंकि तुमने देखा था एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू -1, मतलब नेगेटिव ऑफ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पे उसकी एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे उसकी एनर्जी कम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोर एनर्जी, मोर एनर्जी, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेस एनर्जी। तो यार इस तरीके की चीज़ें है। तो यार ये जो मोर एनर्जी और लेस एनर्जी के बीच का डिफरेंस था वो जाएगा कहाँ, कहीं तो जाना है भाई उसे। तो यार वो फोटॉन्स के फॉर्म में निकलता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। और यार ये फोटॉन्स जो होते हैं, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, लाइट वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट वेव्स तो नहीं कहूंगा, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ वेव्स निकलेंगे सर्टेन वेवलेंथ के, वो विजिबल भी हो सकते हैं, इनविजिबल भी हो सकते हैं। वो यार डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो यार मैं तो बस ये बताना चाहता था कि एक्चुअली एमिशन स्पेक्ट्रम निकलता क्यों है।
यार क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जेई ने क्वेश्चन पूछा है और ये कोई नहीं पढ़ाता है। ये मैंने बुक में पढ़ा था, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, इस पॉइंट को नोट कर लो। एन इलेक्ट्रॉन stays in an excited state only for time of order 10 raised to the power minus 8 सेकेंड। तो यार ये चीज़ ना कोई तुम्हें बताएगा नहीं, मतलब ये बुक में भी मिल जाएगा, शायद एनसीईआरटी में भी लिखा है, बट ये कोई बताता नहीं है, और इसे जेई ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे टीचर ने तो स्किप करा था ये, तो मैंने देखा कि नहीं भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लेते हैं, क्योंकि यार एग्जाम में क्या भरोसा किस चीज़ से आ जाए। और ऐसे भी प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं आजकल, जेई एडवांस के आजकल जेई मेन में आ जा रहे, तुम्हारी भलाई तो इसी में कि तुम पढ़ लो। तो अब भाई साहब अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं, डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस 13.6 z स्क्वेयर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। यार इस एनर्जी डिफरेंस के कोरिस्पॉन्डिंग वेव्स निकल रही होंगी, इस एनर्जी डिफरेंस के कोरिस्पॉन्डिंग वेव्स निकल रही होंगी। अब मैं देखो तुम्हें बताता हूँ, hc/λ इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो यहाँ से तुम लैम्डा निकाल सकते हो, और यहाँ पे एक और टर्म आता है 1 रेडबर्ग एनर्जी। तो यार 1 रेडबर्ग एनर्जी कुछ नहीं होता है, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो यार यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा होगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कैसे हम डिफरेंट वेवलेंथ निकाल सकते हैं या फिर लाइंस निकाल सकते हैं। तो यार देखो, अब मैं तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। अब ये भाई पूरा जड़ है इस चीज़ का, ये रूट है, मैंने तुम्हें रूट बता दिया। और जब हम कंसेप्ट वाले वीडियोस डिस्कस करेंगे तो मेरा काम तो बस यही होगा कि मैं तुम्हें रूट्स बता दूं, बाकी काम फिर तुम्हारा हो जाता है। तो देखो यार, यहाँ पे अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूँ तो यार कोई भी हायर ऑर्बिट से अगर वो चीज़ फर्स्ट ऑर्बिट में आ रही है तो वो लाइमन सीरीज को कोरिस्पॉन्ड करेगी। अगर कोई भी हायर ऑर्बिट से वो चीज़ सेकेंड ऑर्बिट में आ रही है तो वो बाल्मर सीरीज को कोरिस्पॉन्ड करेगी। और कोई भी हायर ऑर्बिट से वो चीज़ अगर थर्ड ऑर्बिट में आ रही है तो वो पैशन सीरीज को, उसके बाद सिमिलरली अगर फोर्थ में आ रही है तो वो ब्रैकेट सीरीज को। ऐसे ही यार और भी होती है, लाइमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट पी फंड सीरीज, इसके बाद पी फंड आता है अगर n1 इक्वल टू 5 है, तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो यार ये सब ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यार मैचिंग वैचिंग आ जाता है कि किस सीरीज को कौन सा कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो यार एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो यहाँ पे आता है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एमिटेड। तो यार ये होता है, अब मैं ये तुम्हें बहुत अच्छा फॉर्मूला बता देता हूँ, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन माइनस 1/2। और अब देखो यार, मुझे भी कंफ्यूजन है कि डेल्टा एन -1 होगा कि डेल्टा एन +1 होगा। तो यार मैं कैसे करूँगा, अब ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लो n इक्वल टू 5 से उसे n इक्वल टू 1 पे आना है, तो क्या क्या वेवलेंथ हो सकती है। तो यार ये तो एक ये वेवलेंथ होगी, फिर एक ये होगी, एक ये होगी, ये एक पॉसिबल होगी, ठीक है। फिर यार और क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, देखो अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर मान लो n2 3 है और n1 1 है, तो यार कितने वेवलेंथ पॉसिबल होंगे। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है तो तुम कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, वो ट्रिक भी आना काफ़ी ज़रूरी है। देखो मुझे तो पता है आंसर क्या आने वाला है, बट मैं अगर तुम्हें अभी बता दूंगा तो तुम्हारे में सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो चलो इस चीज़ को देखते हैं। तो यार अगर n इक्वल टू 3 है, मतलब यहाँ पे, तो यार एक ये वेव हो सकती है, एक ये वेव हो सकती है और एक ये वेव हो सकती है। बहुत बढ़िया भाई साहब, मतलब वो कैसे आ सकता है, देखो सॉरी, वो या तो 3 से 1 आ सकता है, तो या तो वो 3 से 2 आएगा और फिर 2 से 1 आएगा। मतलब कितने वेव हो गए, 1 2 3, हम नंबर ऑफ एरोस काउंट कर लेंगे। तो यार यहाँ पे डेल्टा एन 2 है और डेल्टा एन -1 कितना है, 1/2। तो यार यहाँ पे तो बस 1 वेव आ रही है। तो यार ये फॉर्मूला गलत है और ये फॉर्मूला सही है। हमें यहीं से पता चल जाता है कि यार जो फॉर्मूला क्या है वो भी तुम पता लगा सकते हो ऑप्शंस को देख के, ऐसी बात नहीं है।
बस बात है कि तुम करना क्या चाहते हो, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, योर इंटेंशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो यार नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एमिटेड इक्वल टू डेल्टा एन माइनस वन बाई टू। और यहाँ पे यार डेल्टा एन जो होता है वो होता है एन टू माइनस एन वन। तो यार ये थी बोर्स मॉडल की पूरी कहानी। इसमें तुम्हें वेवलेंथ खोजने को बोला जा सकता है, एनर्जी डिफरेंस खोजने को बोला जा सकता है, किस सीरीज में वेवलेंथ बिलोंग करी है, इस तरह की चीजें खोजने को बोली जा सकती है। तो यार हमने थ्योरी को काफी कम टाइम में यार 15 से 20 मिनट के टाइम में पूरे के पूरी थ्योरी को कवर किया है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी चीज की कमी रह गई है तो यार तुम ज़रूर बताओ, क्योंकि यार बाकी सारी चीज़ें जो है वो इन सारी चीज़ों से ही आती है। और अगर क्वेश्चन आने वाला है तो इस चीज़ से ही आने वाला है। और मेरा भी टारगेट यही है कि इस लॉकडाउन में तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो चलो यार, नेक्स्ट वीडियो है उसके पहले पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।